हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। एनसीईआरटी क्लास 7 का सबसे लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान शब्द जब आप सुनते होंगे तो आपको लगता होगा रेगिस्तान मीन्स जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान में है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगिस्तान दो तरीके होते हैं। एक तो होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं जैसे कि आग लगी हो, और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं। तो विश्व में कुछ प्रमुख रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। उनमें से अगर देखा जाए तो जैसे अरब देशों में आप देख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में देख सकते हैं, और भारत में जैसे राजस्थान में थार। तो इस तरीके की जगह हो गई गर्म रेगिस्तान। अगर ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर के बगल में जो एक और केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, तो लद्दाख को भी हम रेगिस्तान ही बोलेंगे, लेकिन वो कैसा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अभी रेगिस्तान की सही परिभाषा क्या है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो रेगिस्तान कैसी जगह है? एक तो बहुत शुष्क जगह है, और वहाँ की मुख्य विशेषता क्या है कि वहाँ पर टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हाई होगा या फिर बहुत ज़्यादा लो होगा, और वहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम मिलेगी, विरल यानी कि कहीं कहीं ही मिलेगी, और वर्षा बहुत कम होती है। ऐसी जगह होती है रेगिस्तान। सबसे पहले बात करें गर्म रेगिस्तान के बारे में, तो सहारा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, यह अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सबसे पहले हम मानचित्र में देख लेते हैं। यह मानचित्र है अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले उत्तर और पश्चिम, इन दो एरिया को पूरा का पूरा घेर रखा है सहारा रेगिस्तान ने। सहारा रेगिस्तान किन किन देशों में है? जैसे पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर और माली। इन कुछ देशों में सहारा रेगिस्तान है, इन सबको मिलाकर। सहारा रेगिस्तान के बारे में जान लेते हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। कौन से देश हैं आपने देख लिए, और यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। आपको नाम गिनाए थे: अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। सहारा रेगिस्तान में अगर आप सोचेंगे हमारे यहाँ राजस्थान की तरह रेत उड़ती हो, तो ऐसा नहीं है। सहारा रेगिस्तान में रेत की जगह पर बजरी के मैदान और नंगी यानी कि नग्न चट्टानी सतह वाले उठे हुए पठार भी पाए जाते हैं। आप इस चित्र में देखिए, इस तरीके की जमीन रहती है सहारा रेगिस्तान में। यहाँ की चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। ये जो चट्टानें हैं इनकी ऊंचाई कहीं कहीं जगह पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। सहारा मरुस्थल, जिसके बारे में आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय में यह पूर्णतः हरा भरा मैदान था, और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। 1922 में सहारा मरुस्थल में लीबिया के त्रिपोली के पास अल अजीजिया क्षेत्र में 57.7 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान, अभी तक का सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। 57.7 कहाँ पर? लीबिया में त्रिपोली यानी कि सहारा का अल अजीजिया क्षेत्र, जो कि त्रिपोली यानी कि लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। सहारा मरुस्थल की जो जलवायु है बहुत ही गर्म और शुष्क है। शुष्क में सूखी टाइप में है, वहाँ पर नमी कम है जलवायु में, हवा में। यहाँ की वर्षा ऋतु बहुत ही कम समय के लिए होती है, और यहाँ पर आकाश बादल रहित और निर्मल होते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। जो नमी है उसका वाष्पन बहुत जल्दी से हो जाता है, इकट्ठी नहीं होती है। यहाँ पर दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एवरेज 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और रात में रेत एवं नग्न चट्टानें जो कि दिन में बहुत गर्म हो जाती हैं, रात को ठंडी हो जाती हैं, और इतनी ठंडी हो जाती हैं कि तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। सहारा रेगिस्तान में अगर वनस्पति और प्राणीजात के बारे में बात करें तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया पाए जाते हैं, और यहाँ पर कुछ स्थानों पर
मरुद्यान मीन्स होता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ी सी नमी की वजह से खजूर के पेड़ आसपास उग आए हों, तो वहाँ होता है मरुद्यान। तो वहाँ मरुद्यान टाइप के हरे हरे द्वीप भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर इस चित्र में है, ये एक मरुद्यान है। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। वैज्ञानिकों को तो सहारा रेगिस्तान में मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। तो इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि यहाँ पर भी पहले पानी हुआ करता था। सहारा रेगिस्तान के लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो कि भिन्न भिन्न तरह के क्रियाकलापों में भाग भी लेते हैं। जो इसमें मुख्य समुदाय है बेदुइन और तुआरेग। ये चलवासी यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली जनजाति हैं, और ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं। इन पशुओं को पालने से इन लोगों को एक तो दूध मिलता है, और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल इसको बनाने के लिए चमड़ा भी प्राप्त करते हैं। और पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए भी होता है, तो उससे भी इन्हें पैसा मिलता है। सहारा रेगिस्तान में धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में लोगों के निवास करने को सिर्फ कुछ ही जगह होती हैं। उनमें से मुख्य है कोई मरुद्यान, यानी कि जहाँ पर नमी है, पेड़ उगे हुए हैं, और मिस्र में नील नदी घाटी। इन्हीं दो जगह पर लोग अच्छे से निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है। यहाँ पर चावल, गेहूं, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। और मिस्र में जो कपास उगाई जाती है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस बात को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे तेल की खोज हुई, तो तेल की खोज होने के बाद सहारा रेगिस्तान के कुछ देश अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, यहाँ पर अब तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ खनिज भी मिले हैं, जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। तो यहाँ की जो सांस्कृतिक जीवन शैली है उसमें अब परिवर्तन आ रहा है। पहले यहाँ पर सिर्फ मस्जिदें दिखा करती थी, लेकिन अब मस्जिदों से ऊंचे घर भी मिलते हैं। और पहले यहाँ पर सिर्फ ऊँटों के आने जाने के रास्ते मिलते थे, अब वहाँ पर नेशनल हाईवे, सुपर महामार्ग भी बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। और यहाँ के जो तुआरेग, जो चलवासी जो लोग थे, वो लोग अब विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी जो चलवासी जनजाति के लोग हैं अब शहर की तरफ जा रहे हैं और तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां पर गहराई बन जाती है। ये बात है जिससे आप जान जाएंगे कि मरुद्यान कैसे बनते हैं। जब किसी जगह से रेत को हवा उड़ा के ले जाती है तो उस जगह पर एक गहरी खाई या गर्त बन जाती है। तो गर्त बन जाने से क्या है, रेत के हट जाने से वहां पर जो भूमिगत जल होता है वो ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं तो लोग इनके आसपास आकर के रहने लगते हैं। खजूर के पेड़ और अन्य फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और कभी कभी कोई कोई मरुद्यान इतना बड़ा भी हो जाता है, जैसे मोरक्को में टेफिलालेट। यह मरुद्यान बहुत ही विशाल मरुद्यान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। गर्म रेगिस्तान के बाद अब बात करते हैं ठंडे रेगिस्तान के बारे में। भारत में लद्दाख। लद्दाख शब्द को पहले समझ लेते हैं। लद्दाख शब्द ला और दाख इन दो शब्दों से बना है। ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। तो पर्वतीय दर्रों वाला देश लद्दाख। और पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास, वो भी लद्दाख में ही स्थित है। लद्दाख की लोकेशन क्या है? लद्दाख हिमालय पर्वत में जो बृहत हिमालय है वहां पर स्थित है। और बृहत हिमालय में इसे ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं। लद्दाख के उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर के बहुत सारी नदियां बहती हैं। इनमें मुख्य नदी है सिंधु नदी। और ये नदी गहरी घाटियां और गार्ज का निर्माण करती हैं। इसलिए लद्दाख में अनेक हिमानियां भी हैं। हिमानियां मीन्स बर्फ की नदियां हैं, जैसे ग्रेगी, हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में लगभग 8,000 मीटर तक है। वो अधिक ऊंचाई होने की वजह से यहाँ की जलवायु बहुत अधिक शीतल और शुष्क होती है। जैसे रेगिस्तान में गर्म और शुष्क है, यहाँ पर शीतल और शुष्क है। जैसे कि गर्म रेगिस्तानों में गर्म और शुष्क होती है। और इसी ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता भी महसूस होती है। यानी कि यहाँ पर अगर दिन में धूप है और आप अगर धूप में बैठे हैं और आप अपनी बॉडी का दूसरा पार्ट ठंडे में रखे हैं तो आपको यहाँ पर
जो धूप की वजह से जलना हो जाता है और सर्दी की वजह से जलना, दोनों ही आपकी बॉडी को हो सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ही अधिक होता है और रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में यहाँ पर ठंडीली मतलब बर्फीली ठंड हो जाती है और यहाँ का तापमान हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। और यह हिमालय की वृष्टि छाया यानी कि जस्ट हिमालय के नीचे ही स्थित है, तो यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है। ये है यहाँ की लद्दाख की पोजीशन। तो देखेंगे लद्दाख यहाँ पर ये सिंधु नदी, इंडस नदी यहाँ से निकल के जाती है और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। ये बृहत हिमालय है। यहाँ पर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष ही वर्षा होती है और यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यानी कि बर्फीली हवाएं भी होंगी और जैसा कि ऊंचाई की वजह से बताया था कि सूर्य का ताप भी बहुत तीव्रता से महसूस होता है। तो इसीलिए लिखा है कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक ही समय पर ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ऊष्माघात मीन्स गर्मी से जलना और तुषार मीन्स सर्दी से जलना जो होता है। इसके अलावा लद्दाख को खा पा चान भी बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। हिम मीन्स बर्फ की भूमि। लद्दाख में वनस्पति और प्राणी जात कैसे है? यहाँ पर भी शुष्कता बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वनस्पति बहुत कम मिलती है और जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं ही घास और छोटी झाड़ियाँ ही मिल पाती हैं। घाटी में सरपत, पॉपुलर के उपवन यानी कि छोटे छोटे वन देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो सरपत है, सरपत से क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बनाने वाली लकड़ी मिलती है, याद रख सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। और लद्दाख में पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, इनमें रॉबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबन एवं हूप सामान्यतः पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। और लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते आदि भी पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है और भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो इस पूरे को आप पढ़ेंगे अच्छे से दोबारा से तो समझ जाएंगे कि वहाँ के लोग अपना रहन सहन कैसे करते हैं। यहाँ पर एक जो पक्षी का नाम आया था, चीरू या फिर तिब्बती एंटीलोप, वो क्या है? यह एक विलुप्त प्राय जीव है। पक्षी नहीं, सॉरी, एक जीव का नाम आया था और इसका शिकार सहतूस नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। लद्दाख के लोगों के बारे में बात करें तो लद्दाख, तिब्बत और मध्य एशिया यहाँ के निवासियों के बीच में एक समानता है कि यहाँ पर या तो बौद्ध ज़्यादा हैं या फिर मुसलमान ज़्यादा हैं। इसीलिए लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, शे और लामायुरु। गर्मियों के दिन में यहाँ पे निवासी हैं जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती भी करते हैं। और सर्दियों में यहाँ पर जलवायु इतनी ज़्यादा कष्टकारी हो जाती है कि लोग अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानों वगैरह में भी बिजी रखते हैं। यहाँ पर जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, बहुत ही अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे सिर्फ घर और खेतों के काम ही नहीं करती बल्कि छोटे बिजनेस और दुकानें भी संभालती हैं। अब यहाँ पर अगर सड़क मार्ग की बात करें तो लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायु मार्ग से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A ये लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो यहाँ पर आप दर्रा के बारे में जान जाएंगे कि लेह और कश्मीर के बीच में जोजिला दर्रा है। इसके अलावा मनाली लेह राजमार्ग है, वो 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला और टंगलगला। और ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जबकि बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यहाँ का जो मुख्य क्रियाकलाप है वो है पर्यटन। यहाँ पर लोग गोम्पा दर्शन, घास के मैदान और हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने के लिए बहुत ही अधिक आकर्षित होते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी की वजह से ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। यह है लद्दाख की पारंपरिक वेशभूषा। अभी कुछ क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? एक तो गर्म और एक ठंडे। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियां क्या हैं? लद्दाख में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? लद्दाख में पर्यटन के लिए वहाँ पे मठ हैं, वहाँ के ठंडे जो घास के मैदान है वो सब देखने के लिए लोग आते हैं।
सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सहारा रेगिस्तान के लोग बहुत ही मोटे कपड़े पहनते हैं। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। लद्दाख में कौन से पेड़ उगते हैं? इस क्वेश्चन को आप दोबारा से पूरा वीडियो देखेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर भी पता कीजिए। इसके अलावा कुछ ये विकल्प हैं, इन्हें आप देख लीजिए और इनको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगे दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।